So hey guys, welcome once again to my channel. That is It's Conceptual. तो ये तीसरा वीडियो है ऑटोकॉइड्स फार्मेकोलॉजी का. दैट इज़ सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स, दैट इज़ एनासिड्स, दैट इज़ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ओके, तो आज हमने पिछले क्लास में देखा था कि माइग्रेन के एक्यूट अटैक में एनासिड्स का यूज़ होता है. ठीक है, और उसके एग्जांपल्स थे एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन. तो आज हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे कि वो कैसे कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेरेपेटिक यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो फॉस्फोलिपिड्स है. तो वो क्या मेनली कैसे पूरा पाथवे है कि कैसे होता है. फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड फिर एराकिडोनिक एसिड्स कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं H2, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 इज कन्वर्टेड टू G2, एंड G2 फर्दर डिवाइड होते हैं 3 में. दैट इज प्रोटोसाइक्लिन सिंथेस PGI2, उससे PGI2 बनता है, PG सिंथेस जिससे कि PGD2 E2 एंड F2 बनते हैं, एंड थ्रोम्बोक्सेन सिंथेस, दैट इज थ्रोम्बोक्सेन A2. ओके, टू मेन पाथवे ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो ये पूरा हमने बेसिकली ऊपर जो देखा दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ एराकिडोनिक एसिड, जिसके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस. तो एनासिड्स का दूसरा नाम सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स. मतलब वो देखो वो कहाँ एक्ट करेंगे कि कॉक्स 2 ही इनहिबिट कर देंगे, तो जो फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं वो बनेंगे ही नहीं, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो फिर PGD2 E2 F2 के जो फंक्शंस है तो वो दिखेंगे ही नहीं. ओके, टू मेन पाथवेज फॉर एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2. कॉक्स 1 क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे, एंड कॉक्स 2 क्या है? इंड्यूसिबल पाथवे. फिर कॉक्स 1 में फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई चाहिए, एंड कॉक्स 2 में इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई चाहिए. एंड कॉक्स 1 फिजियोलॉजिकल एंड साइटोप्रोटेक्टिव रोल्स प्ले करती है, एंड कॉक्स 2 इज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के रोल प्ले करती है. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई ऑफ कॉक्स 1. ठीक है, तो दैट इज़ एराकिडोनिक एसिड अगर कॉक्स 1 के प्रेजेंस में, तो GIT में साइटोप्रोटेक्टिव, दैट इज HCl का सिक्रीशन डिक्रीज करेगा एंड म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाएगा. फिर किडनी में क्या करेगा? साइटोप्रोटेक्टिव वेजोडाइलेशन कर देगा. एंड थर्ड, प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सेन A2, दैट विल एनहेंस द प्लेटलेट एग्रीगेशन. ओके, तो कॉक्स 1 में बेसिकली वो साइटोप्रोटेक्टिव तो प्रोटेक्शन करेगा, तो HCl सिक्रीशन को कम करेगा एंड म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाएगा. किडनी में भी वेजोडाइलेशन करेगा, एंड प्लेटलेट में एनहेंस प्लेटलेट एग्रीगेशन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोक्सेन A2. फिर एराकिडोनिक एसिड अगर कॉक्स 2 में जाएगा, दैट इज इंड्यूसिबल पाथवे और इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलर चाहिए उसको, तो वो मैक्रोफेजिस को, दैट आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, फिर किडनी में साइटोप्रोटेक्टिव वेजोडाइलेशन करेगा एंड इंक्रीज द सोडियम एंड फ्लूइड एक्सक्रीशन. ओके, फिर एनासिड्स बोथ इनहिबिट कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 पाथवे. ठीक है, वो दोनों पाथवे को इनहिबिट करेंगे. सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर ओनली इनहिबिट कॉक्स 2. ओके, एनासिड्स आर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. एग्जांपल एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, आइडोमिथेसिन एंड डिक्लोफेनेक. तो एडवांटेजेस क्या है एनासिड्स के? तो एडवांटेजेस में हम देख लेंगे कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करेगा. फिर एनासिड्स आर रिवर्सिबल कॉक्स 1 इनहिबिटर्स, बट एस्पिरिन इनहिबिट्स इरिवर्सिबली. ये हमको याद रखना है. कॉक्स 1 एंजाइम, सो एस्पिरिन इज एन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट. ठीक है, ओके. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एनासिड्स. ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एनासिड्स में क्या क्या है कि वो सप्रेस गैस्ट्रो प्रोस्टाग्लैंडिन्स that will rise in HCl secretion, फिर suppress gastric mucosa, that will lead to the risk of peptic ulcers and hemorrhages. ठीक है, तो how to decrease the side effects of acids on GIT? तो give PPI such as कॉम्बिनेशन में दिया करो, that is esomeprazole, and give PG agonist such as mesoprostol. मतलब कॉम्बिनेशन में दिया करो PG agonist के. ओके, inhibition of cytoprotective PGs induces renal vasoconstriction, that is fluid and sodium retention. और inhibition of cytoprotective PGs that will cause renal constriction and increase in fluid retention and sodium retention होगा, and increase in BP, that will increase the risk of
कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, अब आते थे सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स पे। ठीक है, तो सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स क्या करेंगे, उसके पहले एग्जांपल देख लेते, दैट इज सेलेकॉक्सिब, रिफेकोक्सिब एंड वेलेडोकॉक्सिब। उसके एडवांटेजेस क्या है, दैट आर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स, हैज़ लेस इनहिबिटरी इफेक्ट्स देन ऑन गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव पीजीज। ओके, फिर बेटर चॉइसेस ऑफ एनासिड्स इन पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर्स एंड डिजीज। तो हमने पिछली बार देखा था कि जो नॉन सिलेक्टिव है वो गैस्ट्रिक पीजीज पे अटैक करके अल्सर्स के रिस्क को बढ़ा रहे थे, बट कॉक्स-2 इनहिबिटर ऐसा कुछ नहीं करते, बिकॉज दे इनहिबिट द इफेक्ट्स ऑन गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव पीजीज। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आर द मोस्ट सीरियस, इनहिबिशन ऑफ वेसोडाइलेटरी इफेक्ट ऑफ PGI2 एंड अपोज एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीज। मतलब कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत चांसेस है। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में सेलेकॉक्सिब हम देख लेते हैं, इट इज़ हाईली सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। ठीक है, 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, इट हैज़ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ओके, फिर बेटर टॉलरेटेड कॉक्स-2 सिलेक्टिव। ओके, एंड माइल्ड गैस्ट्रिक इरिटेशन के साथ उसे इट में कॉज हाइपरटेंशन, एडिमा एंड इन सीवीएस पेशेंट। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। फिर यूज़ क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, फिर डेंटल पेन में यूज़ होता है, फिर डिस्मेनोरिया में यूज़ होता है, फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस में यूज़ होता है एंड रिमेटेड अर्थराइटिस में भी यूज़ होता है एनासिड्स, ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। ओके, फिर टिपिकल एनासिड्स प्रिपरेशन वो कैसे होता है, दैट इज आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल एंड डिक्लोफेनेक। फिर एकार्डोनिक एसिड क्या करेंगे कि कॉक्स-1 एंड कॉक्स-2 है तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव हिमोस्टेसिस, GIT एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, एंड CO2 वो कौन सा इंड्यूस पाथवे, दैट विल इन्फ्लामेशन शुड बी इनहिबिटेड। ठीक है, तो ये एनासिड्स क्या है, एनासिड्स में क्या है कि आइस्पिरिन इज एंटी प्लेटलेट एनाल्जेसिक, पैरासिटामोल एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, डिक्लोफेनेक क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी, गुड एट साइनोफियल फ्लूइड, सेलेकॉक्सिब क्या है हाईली सिलेक्टिव कॉक्स-2 डजंट इनहिबिट प्लेटलेट। ओके, एंड इंडोमेथासिन इज हाईली हाई टॉक्सिसिटी, withdrawn may be withdrawn in many country and selective, and जो सेलेकॉक्सिब है एंड इंडोमेथासिन है दैट आर सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, और पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड डिक्लोफेनेक है दैट आर एनासिड्स दैट आर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, जो दोनों को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एनासिड्स क्या है कि जो कॉक्स-1 एंड कॉक्स-2 पाथवे जो एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर कॉक्स-1 और कॉक्स-2 के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो हमको याद करना है कि एक इंड्यूसिबल पाथवे है तो एक कंस्टिट्यूटिव पाथवे है, फिर एक इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस से वर्क करता है तो दूसरा कॉक्स-1 है वो फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस से वर्क करता है, एंड जो कॉक्स-1 है वो फिजियोलॉजिकल एंड साइटोप्रोटेक्टिव रोल्स प्ले करता है, एंड जो कॉक्स-2 है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सो अभी हमने पढ़ा एस्पिरिन के बारे में, तो ये बस एक थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी है एस्पिरिन के बारे में, दैट इज़ थेराप्यूटिक यूज ऑफ एस्पिरिन। तो बेसिकली हमने पिछली बार देखा दैट इज इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, मतलब कॉक्स-1 और कॉक्स-2 पाथवे दोनों को इनहिबिट करता है, दैट इज एस्पिरिन। ओके, एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग है वो। फिर PG सिंथेसिस इनहिबिटर दैट इज एस्पिरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ प्लेटलेट बाय थ्रोम्बिन एंड कोलेजन, मतलब स्टिमुलेशन ऑफ प्लेटलेट करेगा बाय थ्रोम्बिन एंड कोलेजन। रिजल्ट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, एंड दिस लिबरेट एराकिडोनिक एसिड फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। ओके, मतलब ये बेसिकली एंटीप्लेटलेट एक्शन शो करता है। ओके, सॉरी, नॉर्मल फिजियोलॉजी में ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि PG से एराकिडोनिक एसिड बनता है एंड फिर उससे थ्रोम्बोक्सिन A2 दैट विल इंक्रीज कॉल्टलिंग फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो जो वो PG एराकिडोनिक एसिड और थ्रोम्बोक्सिन A2 में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉक्स-1। ठीक है, एंड मैंने आपको बोला था कि ये जो एस्पिरिन है वो कॉक्स-1 एंड कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि
एराकिडोनिक एसिड कॉक्स 1 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है PgH2 में, तो उसको अटका देगा। फिर PgH2 मेटाबोलाइज करेगा थ्रोम्बोक्सिन A2 को, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लाज्मा में रिलीज होगा, एंड कट और फिर ब्लीडिंग होगी तो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट होगा, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लग फॉर्म कर देगा। पर एराकिडोनिक एसिड 4 पॉइंट में वहाँ पे ही इनहिबिट हो जाए, क्या इनहिबिट कर देगा, तो ये जो होगी that will be not be formed. Aspirin decrease the thromboxane A2 synthesis from arachidonic acid in platelet irreversibility, ठीक है, मतलब वो प्लग फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक है। दैट इज द क्या बोल सकते हैं मेन एक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग का मतलब है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकेगा, एंटी प्लेटलेट एक्शन करेगा, ओके। फिर यूजेस कहाँ है, टू डिक्रीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फिर एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2, एस्पिरिन डिक्रीजेस थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड इन प्लेटलेट रिवर्सिबिलिटी, मतलब एस्पिरिन डिक्रीज करेगा थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड इन प्लेटलेट इरिवर्सिबिलिटी। फिर एसिटाइलेशन ऑफ सीरीन से क्या होगा, प्रिवेंट बाइंडिंग एंड दैट विल डिक्रीज द COX-1 एंड नो क्लॉटिंग, मतलब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है एस्पिरिन का। एसिटाइलेशन ऑफ सीरीन करेगा दैट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग, दैट विल कॉज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ COX-1 एंड हैंस नो क्लॉटिंग विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यूज़ क्या है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कम करता है, मोटिलिटी को, ओके। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो प्लग्स है उनको फॉर्म नहीं होने देता, एंड वो एक नोट कर लेंगे कि वो ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाता है, ओके। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इधर पे फिर से देख लो कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है, तो उससे एराकिडोनिक एसिड रिलीज हुआ, फिर वो COX-1 के प्रेजेंस में PgH2 में फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्लग क्लॉटिंग हो रहा था और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट वो ऊपर आप देख सकते हैं COX-1 को इनहिबिट करा एस्पिरिन, तो जो आगे की एक्शंस होगी वो नहीं होगी, एंड हैंस इट विल परफॉर्म द एंटी प्लेटलेट एक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल सा सिंपल सा पाथवे था। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन तो याद रखने की, एराकिडोनिक एसिड के COX-1 के पाथवे को प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देगा, एंड फिर वो थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्लेटलेट पग फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटी प्लेटलेट एक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस और एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ थेरापेटिक यूजेस ऑफ PG एनालॉग। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ये पढ़ता ही चला जा रहा हूँ एंड कुछ समझा नहीं रहा हूँ, तो गाइस इसमें फैक्ट्स ही याद करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फार्माकोलॉजी अब ऐसा सब्जेक्ट हो रहा है कि हमको फैक्ट्स पे रिले करना है, एंड वी हैव टू बाय हार्ट एंड गो टू द थिंग्स 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर ऐसा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। बट आई एम गिविंग एंड ट्राइंग, मैं एक ऐसे वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा लेंथी भी ना लगे, एंड अप्रोप्रिएट एग्जाम में आप लिख सको, वैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ थेरापेटिक यूजेस ऑफ PG एनालॉग्स, ओके। तो मैं बेसिकली इधर पे 4 PG एनालॉग्स हैं, दैट इज़ PgE2, PgF2 अल्फ़ा, PgI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं या करता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन सबसे पहले टेबल को देखते चले जाएंगे, मैं लेफ़्ट टू राइट रीड करूँगा हर एक ऑर्गन के लिए। तो ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, PgE2 विल प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन, PgF2 अल्फ़ा वो भी वेसोडाइलेशन करेगा, ठीक है। एंड बट वो बीपी को चेंज नहीं करेगा, बट PgE2 लोअर बीपी कर रहा था। फिर PgI2 है, इट विल कॉज वेरी वेरी मच डिक्रीज इन बीपी, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ओके। फिर प्लेटलेट्स में PgE2 एंड PgF2 अल्फ़ा का कोई रोल नहीं है, बट PgI2 इट्स एंटी एग्रीगेटिंग, एंड जो थ्रोम्बोक्सिन A2 दैट इज़ प्रो एग्रीगेटिंग, ओके। अभी एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि PgA2 एग्रीगेशन मतलब साथ में नहीं आने देगा, बट थ्रोम्बोक्सिन A2 विल एग्रीगेट द प्लेटलेट्स, ओके। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है, एस्पिरिन वाले मैकेनिज्म में। फिर यूट्रस में क्या करेगा, PgE2 इट विल कॉज इन विवो कंट्रैक्शन एंड इन विट्रो रिलैक्सेशन, एंड PgF2 क्या करेगा, इन विट्रो एंड इन विवो दोनों में कंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। एंड दोनों का कॉमन सा जो फंक्शन है दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, एंड यूट्रस में PgI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 का कोई रोल नहीं है। फिर किडनी में क्या है, फिर किडनी में वो नेट्रोयूरेसिस करेगा, मतलब नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करेगा, फिर क्लोरीन रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, इनहिबिट ADH एक्शन एंड डायूरेसिस, एंड
रेनिन को रिलीज़ करवाएगा PGE2 किडनी में। फिर PGF2 अल्फा का कोई रोल नहीं है किडनी पर। फिर PGI2 में इट विल कॉज नेट्रीयूरेसिस, फिर वेजोडाइलेशन एंड रेनिन रिलीज, ठीक है। एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 विल कॉज द वेजो कंस्ट्रिक्शन इन द किडनी। फिर ब्रोंकाई में PGE2 will cause dilation, PGF2 alpha will cause the constriction, फिर PGI2 will cause mild dilation and thromboxane-A2 cause करेगा कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये चार पांच जो है पांच, उसको फिर थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे। PGE2 ब्लड वेसल्स में डिक्रीज करता है बीपी, फिर PGF2 अल्फा विल कॉज वेजोडाइलेशन बट बीपी मेंटेन रखेगा। फिर जो PGI2 है वो बहुत बीपी डिक्रीज कर देगा एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। प्लेटलेट्स में बस PGI2 एंटी एग्रीगेटरी एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 प्रो एग्रीगेटरी। फिर कॉमन सा फंक्शन है यूट्रस में PGE2 एंड F2 अल्फा, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉरी। फिर यूट्रस PGE2 में इन विवो कंट्रैक्शन एंड इन विट्रो रिलैक्सेशन। बाकी PGF2 अल्फा में दोनों इन विट्रो एंड इन विवो का कंट्रैक्शन हो रहा था। किडनी में नेट्रीयूरेसिस में कॉमन फंक्शन है PGE2 एंड PGI2 का, दैट इज नेट्रीयूरेसिस, ओके, एंड रेनिन रिलीज। एंड वो PGE2 will also decrease the chlorine ion reabsorption and inhibit ADH action, that is diuresis, and thromboxane-A2 will cause vasoconstriction, ठीक है। एंड ब्रोंकाई में भी PGE2 डायलेशन करेगा, फिर PGF2 अल्फा कंस्ट्रिक्शन करेगा, PGI2 माइल्ड डायलेशन करेगा एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गन में देख लेते हैं, दैट इज स्टमक। स्टमक में PGE2 डिक्रीज एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, एंड सेम विथ PGI2, दैट इज एसिड सिक्रीशन डिक्रीज करेगा एंड म्यूकोजल वेसोडाइलेशन को प्रमोट करेगा। एंड PGF2 अल्फा एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 का कोई रोल नहीं है स्टमक में, ओके। एंड इंटेस्टाइन में PGE2 पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाएगा एंड इंक्रीज क्लोरीन एंड वाटर सिक्रीशन, ठीक है। फिर PGF2 अल्फा है वो स्पैज्मोजेनिक है, एंड PGI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 का कॉमन फंक्शन है, दैट इज वीक स्पैज्मोजेनिक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है गाइज। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट PG एनालॉग्स कभी कभी पूछ लेते हैं 1 या 2 मार्क्स में। ये जो टेबल से मैं बोल रहा हूँ, और मेनली जो याद रखना है दैट इज ब्रोंकाई, यूट्रस, किडनी एंड इंटेस्टाइन, ये इतने हमको आने ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या है कि PGG2 एंड PGH2 आर इनहेरेंटली वेजो कंस्ट्रिक्टर but often produce vasodilation or biphase response due to rapid conversion or to other PGs। मतलब PGH2 और PGG2 का मेन जो नॉर्मल होता है एक्शन, दैट इज वेजोडाइलेशन, बट बाईफेजिव रिस्पॉन्स में वो रैपिड चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो वेजोडाइलेशन शो करते हैं, ओके। इनहेरेंटली वेजो कंस्ट्रिक्शन करना होता है शो, बट वेजोडाइलेशन शो करता है, ओके। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सिन-A2 बाई प्लेटलेट्स एंड PGI2 बाई एंडोथीलियम एक्ट्स म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन-A2 बाई प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 जो प्लेटलेट सीक्रेट करता है एंड PGI2 जो वेस्कुलर एंडोथेलियम सीक्रेट करता है, वो एक दूसरे के अपोजिट ही काम करता है। तो आपने टेबल में भी देखा होगा कि PGI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 के जो ज़्यादातर फंक्शन से आगे टेबल में देखोगे तो वो एक वेसोडाइलेशन कर रहा है तो एक वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, मतलब एंटागोनिस्ट है। फिर यूट्रस में क्लिनिकल रोल क्या है कि PGs मीडिएट इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, ओके। एस्पिरिन हैज़ फाउंड टू डिले द इनिशिएशन ऑफ लेबर, क्यों? बिकॉज थ्रोम्बोक्सिन-A2 वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है एंड थ्रोम्बोक्सिन-A2 को एंटी एस्पिरिन हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा ही है, ठीक है। एंड PG अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कंट्रैक्शन, PG से अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा, दैट विल कंप्रेस द ब्लड वेसल्स, दैट विल कॉज यूट्राइन इस्चेमिया, एंड यूट्राइन इस्चेमिया से पेन या फिर डिस्मेनोरिया, एंड एस्पिरिन इज हाईली इफेक्टिव इन दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर किडनी में आ जाते हैं, तो किडनी में क्या है कि PGs अपीयर टू फंक्शन एज इंट्रारीनल रेगुलेटर्स ऑफ ब्लड फ्लो एज वेल एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ओके। तो मतलब इंट्रारीनल के जो ब्लड रेगुलेशन है या फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, उसमें PGs का बहुत बड़ा रोल है। द एसिड्स टेंड टू रिटेन द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फिर बैटर सिंड्रोम क्या होता है? तो बैटर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2 is
इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड पीजी प्रोडक्शन। मतलब डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन होती है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज, मतलब पीजी का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ जाता है। मैनी ऑफ द मैनिफेस्टेशन आर प्रोलॉन्ग्ड बाय द यूज ऑफ एनासिड्स। ठीक है, तो मतलब ये एक एनासिड्स के क्रॉनिक साइड इफेक्ट्स का साइड इफेक्ट है, दैट इज बेटर्स सिंड्रोम दैट विल लीड टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ पीजीज। ठीक है, एंड लॉस द सेंसिटिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 हम पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ओके, फिर लंग्स में दैट आर एस्थेमिक्स आर मोर सेंसिटिव टू कंस्ट्रिक्टर एज वेल एज डायलेटर इफेक्ट्स ऑफ पीजीज। एस्पिरिन इंड्यूसेस एस्थमा। ओके, एंड जीआईटी में क्लिनिकल रोल्स का एनासिड्स कैन इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू लॉस ऑफ दिस फंक्शन बाय कॉक्स 1 इनहिबिशन। तो नॉन सिलेक्टिव जो हो रहे थे एनासिड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स एंड स्टमक अल्सर्स को कॉज कर रहे थे। ठीक है, तो यूजेस ऑफ पीजी एनालॉग्स में कौन कौन से है, दैट इज अबॉर्शन में यूज़ होता है, फिर इंड्यूशन ऑफ लेबर में, पेप्टिक अल्सर्स में, ग्लाउकोमा, कैंसर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अवॉइड प्लेटलेट डैमेज, पोस्टमार्टम हिमोरेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेसिकली वही है कि ब्लड वेसल्स में PGG2 and H2 का एंटागोनिस्ट एक्शन है, फिर प्लेटलेट्स में PGI2 थ्रोम्बोक्सिन A2 and PGI2 का भी एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स है, फिर सॉरी PGG2 and PGH2 एंटागोनिस्ट नहीं है, बट बेसिकली वो वेजोकंस्ट्रिक्शन शो करता है, बट बाइफेजिक रिएक्शन की वजह से वो अपन वेजोडाइलेशन शो करता है। ओके, फिर यूट्रस में भी एस्पिरिन प्रोलॉन्ग लेबर कर देता है बिकॉज इट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, एंड वो मैकेनिज्म हमने बता दी कि एस्पिरिन क्यों होता है, बिकॉज पीजी अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कंट्रैक्शन दैट विल कंप्रेस द वेसल्स एंड यूट्राइन इस्चेमिया होगा तो वो सबको अटका देगा। फिर किडनी में वो इंट्रारीनल रेगुलेटर्स ऑफ ब्लड एज वेल एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को मेंटेन करता है, एंड एनासिड्स रिटेन सॉल्ट एंड वाटर रिडक्शन। अब बेटर सिंड्रोम में क्रॉनिक यूज ऑफ एनासिड्स दैट विल लीड टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पीजी एनालॉग्स एंड डिक्रीज टू द सेंसिटिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, और लंग्स में एस्थमेटिक्स आर मोर सेंसिटिव टू द कंस्ट्रिक्टर एज वेल एज डायलेटर इफेक्ट्स ऑफ पीजीज। तो वो एस्पिरिन इंड्यूस करता है एस्थमा को। एंड जीआईटी में क्या है कि एनासिड्स कैन इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर्स। ओके, और पीजी एनालॉग्स कहाँ कहाँ यूज होता है, दैट इज एबॉर्शन, ग्लाउकोमा, इंड्यूशन ऑफ लेबर, कैंसर, पेप्टिक अल्सर एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये 3-4 टॉपिक्स जो हमने पढ़े, दैट इज पीजी एनालॉग्स, एस्पिरिन एंड पीजी एनालॉग्स, एस्पिरिन एंड एनासिड्स, वो आपको समझ में आया होगा। ओके, सो कुछ भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को नीचे, मैं बार बार अब नहीं बोलूँगा, बट सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू।